ये हरियाणा के हिसार जिले के मंगाली गांव का फुटबॉल मैदान है। कभी इस जगह सन्नाटा हुआ करता था। लोग यहाँ आने से भी डरते थे क्योंकि ये जमीन एक पुराना कब्रिस्तान थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हों तो जमीन नहीं, किस्मत बदलती है। आज उसी जगह से हंसी गूंजती है, सीटी बजती है और फुटबॉल के गोल होते हैं। यहाँ 200 के करीब बेटियां हर रोज अपने सपनों के लिए पसीना बहाती हैं। किसी के पिता मजदूर हैं तो कोई किसान की बेटी है, लेकिन इन सब की पहचान एक है, चैंपियन। इस मैदान ने सिर्फ खेल नहीं सिखाया, इसने आत्मविश्वास दिया, सम्मान दिया और कई बेटियों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। और इस बदलाव के पीछे है एक कोच, एक मार्गदर्शक और सैकड़ों बेटियों की ताकत, सुखविंदर कौर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में, आपके शुरुआती दौर के बारे में, आपके खेल के बारे में बात करें या फिर इसी मैदान के बारे में बात करें। मैं भी फुटबॉल प्लेयर ही थी। चलो हम कॉलेज में थे तो हमें हैंडबॉल भी मैं खेली हूँ काफ़ी। तो फुटबॉल में ज़्यादा था हमारा इंटरेस्ट। एफसी कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। अच्छा। वहीं पे ही खेलती थी। अश्विनी कुमार थे मेरे कोच थे जो। तो तब लड़कियों का बहुत कम था फुटबॉल का। ये कौन से ईयर की बात है जब आपने शुरुआत की थी फुटबॉल 92 93 की बात है। जब मैं फुटबॉल खेलना शुरू किया था मैंने। फिर उसके बाद बस वो कंटिन्यू रखा। फिर पटियाला चली गई, वहाँ भी खेलती थी। दलवीर सर थे हमारे वहाँ, वो बहुत मतलब बढ़िया खिलाते थे हमारे को। अब भी वो उनके नाम से एकेडमी है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरा जॉब लग गई 2000 में। मैंने फुटबॉल का डिप्लोमा किया 99 में। तो मैंने तब फतेहाबाद ज्वाइन करा अपने गांव के पास में। तो वहाँ तो ग्राउंड भी नहीं था फुटबॉल का, पर इंटरेस्ट यूँ था कि टीम तो बनानी है, कोई भी बनाओ। तो वहाँ बॉयज़ कबड्डी खेलते थे, तो मैंने कबड्डी शुरू कर दिया। कबड्डी में स्टेट लेवल पे गए बच्चे, अच्छा खेले वहाँ पे। फिर 2004 में मैं मंगाली आई, प्रमोशन होके आई मैं यहाँ पे। फिर यहाँ आके शुरू देखा आके, तो वहाँ यहाँ भी कोई ग्राउंड वगैरह था नहीं। एक क्रिकेट की पिच बना रखी थी उन्होंने, पर वहाँ पे लड़के शाम को आफ्टर स्कूल आते थे। फिर मैंने वो पिच हटवाई क्योंकि वो टूटी पड़ी थी पहले ही। फिर उसके बाद शुरू करा धीरे धीरे। देवेंद्र सर थे प्रिंसिपल, उन्होंने हेल्प करी। मंगाली के सरपंच थे चंद्रभान जी, वो भी शुरू में तो उनको यूं लगा भी हमारी लड़कियों ने तो खेलना ही नहीं है। कि मैडम तो ऐਵੇਂ ही लगी हुई है। सरपंच जी भी मतलब पहले शुरू में उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। 1 साल ऐसे ही चला भाई, हम झाड़ियाँ साफ करवा देते, उसमें थोड़ा बहुत बच्चे स्कूल में खेलते रहते। कुछ ऐसा नहीं था, कॉम्पिटिटिव नहीं था तब। फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरू करा। पैसे गवर्नमेंट स्कूलों में कम ही होते हैं, और तब तो पंचायतों के पास भी ऐसा नहीं था कि जैसे अब सरकार काफ़ी पैसा देती है हर एक चीज़ के लिए। पहले नहीं था इतना। तो फिर हमने जब शुरू करा धीरे धीरे, तो वो कब्रिस्तान था एक्चुअली, वो ना जो ग्राउंड था फुटबॉल का। अच्छा। वो पहले शायद कब्रिस्तान था, बहुत पहले की बात है। अच्छा। तो वो स्कूल के उसमें आ गया वो ज़मीन। तो ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि जो कब्रिस्तान था, फिर मतलब क्या वाकई में वो कब्रिस्तान था या फिर कही हुई बातें ही हैं, या आपने कुछ निशानियां देखी? हमने निशानियां देखी भी हैं और निकाली भी हैं। अच्छा। वहां से। हाँ। वो कब्र जैसे कब्र खुल जाती थी। क्योंकि पहले पोल वगैरह नहीं थे, तो हमने क्या करा था कि जो पेड़ टूट जाते थे उनके ही उनको ठीक करके डंडे से खड़े करके, और ऐसे ही हमने पोल बना रखे थे, रस्सी बांध के उसके बीच में ऐसे बनाए थे। तो तब हमने देखा है खुद कि वो कब्र उधर खुली हुई है जी, उधर खुली हुई है देख के। तो वो पता नहीं क्या सिस्टम था उनका, ऐसे 3 मटके नीचे रखते थे वो, और 3 शायद बीच में बॉडी होती थी मे बी, और ऊपर भी 3 मटके थे, बहुत बड़े बड़े मटके। वो हमने निकाल के रखे थे बाहर, अब तो शायद नहीं होंगे वहाँ। तो कभी खेलते हो डर नहीं लगा? कब्रिस्तान के मैदान बना दिया और कभी डर नहीं लगा आपको? ना, वो मेरे पापा ने हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रखा था कि ऐसी कोई चीजों से डरना नहीं है। अच्छा। तो कभी ऐसी जगह के लिए कोई किसी ने कुछ कहा या कुछ मना किया हो कि नहीं ये तो ऐसी जगह? एक्चुअली गांव वालों के मन में था कि ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो शायद कुछ उल्टा हो जाएगा। इवन मेरे ख्याल से 2012-13 तक तो एक पर्टिकुलर जगह तो एक ऐसी थी जिसके लिए सबने यूं कह रखा था कि इसको आप मत छेड़ना, ये वाली जगह को मत छेड़ना।
फिर मैडम आए, निर्मल नरवाल मैडम, वो मेरी तरह ही थे, वो इन चीज़ों को कुछ नहीं मानते थे। उन्होंने वो जगह ऐसी साफ करवा दी, बोले चल तू मेरे साथ। मैं उनको हमेशा बोलती थी कि वो जगह हमें चाहिए, और वो ग्राउंड में मतलब हमें ऐसे कहते हैं कि ये तो जगह बहुत वो है, ये है वो है ऐसे। और ये उस टाइम यूं था, कोई एक लोमड़ी का घर था उसी जगह के बिल्कुल साथ। अच्छा। कुछ मुझे भी वो होता था कि इसके बच्चे होंगे अंदर, वो बना रखी थी उसने पूरी वो सुरंग। तो धीरे धीरे शायद वो बच्चे ज्यादा आने लगे, तो वो छोड़ के चली गई वहाँ, कभी दिखती नहीं थी। फिर वो शुरू में तो दिखी थी, फिर हमने वो मैडम नरवाल मैडम थे, उन्होंने साफ करवाई ऐसे अच्छे से, और हमने फिर वो अपने ग्राउंड में ले ली वो जगह। तो फिर आज उस कब्रिस्तान वाली जगह को आप मतलब अच्छे खासे मैदान में देखते हैं, तो अब कैसा फील होता है आपको कि कहाँ से शुरू किया था हमने और हम ऐसी अब जगह तो वो ग्राउंड देख के मुझे खुद को ही विश्वास नहीं होता कि वो चीज कभी थी ऐसी। और एक तो ऐसा था, एक लड़की है वो टीचर ही लगी हुई है मेरे साथ, वहीं मोरनी हिल्स है वो, तो वो तो एक बार खेलते खेलते पूरी की पूरी कब्र में ही चली गई थी। जैसे ही उसने किक करी ना, तो वो कब्र खुल जाती थी वहाँ, कभी भी खुल जाती थी। अच्छा। और वो उसके अंदर चली गई, उसको खींच के निकाला हमने, उसकी हाइट भी बेचारी की कम थी थोड़ी। अच्छा। तो बड़ी दिक्कतें तो बहुत आई हैं, चोटें भी खाई हैं बच्चों ने, क्योंकि पहले जब मिट्टी डालते थे ना, तो वो मिट्टी पता नहीं वो कहाँ चली जाती थी, वो मिट्टी, वो कब्र वैसी की वैसी दिखती थी हमें बाद में। ये जो कब्रिस्तान को आपने मैदान बनाया, तो इसमें कभी कैसे ऐसा हुआ कि किसी ने आपको आके कहा कि ये तो हमारी धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको आप क्यों छेड़ रहे हो? नहीं, ऐसी चीज नहीं उन्होंने कभी बोली कि धार्मिक वो है, कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो चंद्रभान जी थी ना, ऐसी बातों के जवाब वही दे देते थे, मेरे तो तक नहीं आने देते थे। तो ये जो कब्रिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कि ये भारत पाकिस्तान के आजाद होने से पहले की बातें हैं या बाद की बातें? पहले की बातें हैं वो। क्योंकि जब से ये स्कूल वहाँ पे डेवलप हुआ ना, तब से वहाँ पे किसी का ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा नहीं हाँ, ये स्कूल की जमीन मानी जाती थी। अच्छा। और वो तो एक ना, उन्होंने जो ग्राउंड बना भी रखा था, वो पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह पे बना रखा था उन्होंने, बाकी जगह पे को वो छेड़ते नहीं थे। जो भी लड़के वगैरह खेलते थे वो नहीं आते थे। तो आपने कैसे सोचा कि ये कब्रिस्तान है, इसको मैं मैदान बनाऊंगी और फिर गांव की लड़कियों को फुटबॉल खिलाऊंगी? ये बहुत, इसके लिए सोचना भी बहुत बड़े हौसले वाली बात है, और आपने तो करके दिखा दिया। नहीं, मेरे को ये नहीं पता था कि ये मतलब ये ऐसे बड़े लेवल का कोई कब्रिस्तान है। वो तो जैसे जैसे हम भर्त करते, पानी लगाते ग्राउंड में, तो वो कब्रें खुलती थी। अच्छा। तब हमें पता चलता था कि ये तो कोई बड़ा ही कब्रिस्तान था शायद। कि बहुत खुली है आज तक भी, अगर आप कंटिन्यू पानी देते रहोगे ना, एक आधी कब्र जरूर दोबारा अभी भी हो जाता है ऐसा। बच्चों को भी डर नहीं लगता? चलो आपको तो नहीं लगता। बच्चे शुरू में तो डरे थे, शायद उनके पेरेंट्स उनको बोलते थे या कुछ, तो वो हट जाते थे पीछे। तो प्रिंसिपल सर और मैं ही खड़े होते थे। अच्छा। इवन एक बार की बात है कि टूर्नामेंट करवा रहे थे हम कोई, तो रात को ना, जैसे हम बाहर ग्राउंड स्टेज था जो स्कूल का, वहीं हमने गद्दे लगा रखे और सो रहे थे हम वहाँ पे। तो क्या हुआ कि दूर से कोई लाइट दिखी, तो मेरे साथ पीटीआई मैडम थे, सुमित्रा मैडम और कमलेश मैडम, उनको लगा कि ये लाइट रात को दिख रही है। 12-1 बजे का टाइम था उस टाइम। तो मैंने कहा भाई दिख रही है तो दिख रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं उसी लाइट की साइड में चलते हैं, देखते हैं। वो उन्होंने बड़ी हिम्मत से, वो मेरे पीछे ही थी, मैं आगे थी, तो वो चलते तो आए, डंडे ले रखे हम तीनों ने हाथ में, और चलते आए। फिर हम लाइट के पास नहीं गए, दूर से ही हमने आवाज दी भी कौन है वहां पे। तो वो हमने ना टूर्नामेंट के टाइम पुलिस वालों को बोल रखा था कि आप चक्कर काटते रहना, भी लड़कियों का टूर्नामेंट है। तो वो कोई पुलिस वाला था वहां पे। फिर उसने आगे से आवाज दी, मैडम मैं हूँ। चलो, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये कि उस जगह पे आपने, जहाँ पे कब्रिस्तान को मैदान बना दिया, और वहाँ पे हम लड़कियों को फुटबॉल खिलाएंगे, मतलब किस तरीके से आपका जो चैलेंज था वो आगे बढ़ा? आपने कैसे सोचा कि लड़कियां भी आ जाएंगी, फुटबॉल भी खिला देंगे, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बनेगा? कैसे सोचा आपने? क्योंकि गांव में लड़कियों को फुटबॉल खिलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो फुटबॉल तो मेरा खुद का गेम था ना, तो वहाँ कोई बच्चा कोई गेम तो करता नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं जिस हिसाब से इनको डालूंगी, बच्चे तो वैसे डल जाएंगे। बॉल 2-4 जितनी भी मुझे उस टाइम मिली मैंने वो दे दी। तो बच्चे उस टाइम पहले ऐसे ही किक मार दी, ये करते रहे। पर वो मेन बात ये थी कि जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो खुद भी हॉकी नेशनल लेवल के प्लेयर थे। उनका भी बहुत इंटरेस्ट था, मेरा तो था ही था, उनका भी था। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने उसको खड़ा करने में।
फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो टास्क ये था कि बंगाली की लड़कियां को घर से निकालना, उनको लेके आना, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। इतना वो कब्रिस्तान वाला ग्राउंड नहीं था जितना वो था। अच्छा। क्योंकि फिर मैं शुरू में जो 5-7 बच्चे इंटरेस्टेड थे, जिनके पेरेंट्स जैसे कुछ पढ़े हुए थे, तो वो तो ग्राउंड पे भेज देते थे बच्चों को, पर बाकी जो बच्चों को निकालना था ना, वो बहुत मुश्किल हुआ था। तो कैसे गाँव में जाती थी, फिर जैसे शुरू में तो उनको पता नहीं था ये कौन है, कौन क्यों आई है। मैं उनको बोलती भी लड़कियों को खिलाया करो ये, और जब उनको पता चल गया ना 15-20 दिन बाद कि ये वो मैडम है, ये कहेगी लड़कियों को भेजा करो, तो वो मेरे को दूर से ही देख के दरवाजा ही बंद कर देती थी। लेडीज ही बंद करती थी। अच्छा। भी ये मैडम तो है ना, हमारी लड़कियों को बिगाड़ेगी, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, इसको क्या मिलता होगा मैडम को। ऐसी बातें भी सुनने को मिली थी शुरू में। फिर ऐसे कर के शुरू में तो 7 ही लड़कियां खेली थी, फिर धीरे धीरे करके 11 हो गई, 16, फिर तो जैसे जैसे पोजीशन आने लगी ना, 2007 में स्टेट लेवल पे पोजीशन आएगा, सिल्वर मेडल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे आया, तो तब वो टी शर्ट वगैरह दी हमने उनको, तब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो जो लड़कियां खेलने आती हैं आपके ग्राउंड के ऊपर, उनकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक माहौल कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी रही है उनकी? उनका तो बहुत ही वो था, मतलब उनका ये हाल था कि वो ना टी शर्ट शॉर्ट्स भी नहीं ले सकती थी बच्चे, शूज़ तो बड़ी दूर की बात है, शूज़ तो खैर हम ही लाते थे। शुरू में शूज़ बच्चे का था ही नहीं, क्योंकि 250, 300, 350 ऐसे शूज़ आते थे, तो नहीं ले सकते थे बच्चे। कुछ जैसे स्टेडियम में एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टेडियम में सामान आता है ना, वो बॉयज़ के तरीके से आता था कि बड़े 8 नंबर के शूज़, 9 नंबर के शूज़। तब फिर वो जो स्टेडियम के कोच थे वो शूज़ दे देते थे हमें। अच्छा। तो हम उनको चेंज करा लेते थे किसी ना किसी दुकान से भी, हमें छोटे दे दो आप, क्योंकि बच्चों लड़कियों के पैर तो छोटे थे ना। ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरे समाज का ही समझ लो रोल है, हेल्प बहुत की है सब लोगों ने। तो ये जो लड़कियां आपके ग्राउंड पे खेल रही हैं, तो इनके माता पिता क्या करते हैं, किसी सर्विस में हैं या नहीं, ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो मनरेगा में हैं, इनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं। हाँ जी। किसान भी हैं, और किसान भी ऐसे कि किसी की ज़मीन ले ली ठेके पे, हिस्से पे ले ली, ऐसे करके खेती करते हैं। कम ही बच्चे, बहुत कम, मतलब मान लो अगर 100 बच्चों में से शायद 5 या 7 होंगे जो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। तो आपको मतलब जब कोई लड़की बिना मतलब किट के साधारण कपड़ों में ग्राउंड पे पहुंचती है, फटे जूतों में आती है, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? क्या बड़ा वो, मतलब मैं सच्ची बताऊं तो जब शुरू में ना मेरे को कोई घर के लिए ऐसे नहीं था कि मेरी तनख्वाह बचती थी, मेरी सारी तनख्वाह लग जाती थी। बहुत भी शूज टूट गए, और आप सोच के देखो कि उस टाइम क्या मन में बीतती होगी जब बच्चा ने शूज पहन रखा है और उसका पैर बाहर दिख रहा है टूटे हुए शूज में से। बहुत फील होता था भी देखना। फिर मैं पेरेंट्स को कई बार बुलाती भी थी, भी क्या 300 रुपए के 200 रुपए के शूज़ तो आप ले ही सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप फुटबॉल शूज़ ही लो, एक बार आप टेनिस शूज़ ये जो 120-150 के आते हैं वो ही दिलवा दिया करो। पर ये बड़े दुख की बात है अपने समाज के लिए कि लड़कियों के लिए नहीं वो दिलवा सकते। उनका क्वेश्चन पता है क्या होता था मेरे को, कि हमारे छोरे ने खिला दो फिर ले देंगे जूते, ऐसे बोलते थे मुझे कुछ पेरेंट्स। लड़कियों को? हाँ, लड़कियों को रहने दो, आप हमारे छोरे नहीं खिला दो फिर ले देंगे। तो ये मैं खिलाऊंगी तो छोरियों को ही। ये भेदभाव मतलब अब तक भी था ये भेदभाव बेटा बेटी? अब तो बहुत एडवांस हो गया, शुरू की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे था। अच्छा, तो फिर आप कैसे मनाते थे उनको कि बेटियां बेटों के बराबर हैं? क्यों भेदभाव? नहीं, मैं उनको ये बहाना मारती थी भी हमारा तो लड़कियों का स्कूल है भाई, मैं कैसे लड़कों को खिला सकती हूँ। बोले जी हमारा चौकी वाला ग्राउंड है ना, उस पे खिला दो भी, वहाँ मेरे को अलाउड नहीं है जाना, सरकार मेरे को थोड़ी जाने देगी, वहाँ तो मेरे को मेरे स्कूल में ही रखेगी। ऐसे बहाने मार के उनको। तो अब कैसी भावनाएं हैं उनकी? अब कैसे तो विचार? कोई फर्क नहीं, अब बड़े एडवांस हो गए, मेरे से भी एडवांस हो गए माता पिता। अच्छा, तो आपकी मैदान की उपलब्धियों की बात करें तो थोड़ा सा उपलब्धियों के बारे में भी बता दें हमारे सुनने वालों को, क्योंकि मैदान के बारे में तो बहुत जिक्र कर लिया। अब वहाँ से उस कब्रिस्तान से मैदान बना, और मैदान के बाद में जो मेहनत आपने करवाई और बेटियों ने जो मेहनत की, उसके बाद में वहाँ का माहौल बदला, और जो उपलब्धियाँ आपने हासिल की हैं, आपकी खिलाड़ियों ने हासिल की हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ी उपलब्धियाँ उस ग्राउंड की ये हैं कि जो लड़कियाँ कभी मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे,
और वो लड़कियां अब जॉब में हैं, रेलवे में हैं, एजुकेशन में हैं, एसएसबी आर्मी में भी हैं लड़कियां, और सारी जगह ही है अब तो। मतलब ऐसे बड़ी खुशी, इतना अच्छा फील होता है ना कि हर डिपार्टमेंट में है हमारी लड़की। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है सरकारी जहाँ पे कोई जॉब ना कर रही हो। और खेलों की उपलब्धियों की बात करें तो कौन कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया? हमने जो सबसे बड़ा तो ये है कि वो सुब्रोतो इंटरनेशनल कप जीता हुआ है बंगाली। वो उसमें एक ही स्कूल की टीम जाती है, उसमें ऐसे नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां कलेक्ट करके ले जाओ या स्टेट से। उसमें पूरे इंडिया से एक एक स्कूल की टीम आएगी, एक हरियाणा से जाएगी, एक पंजाब से, ऐसे करके। ठीक, तो हरियाणा से जो गई थी उसमें बंगाली गांव की टीम थी। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? वही बहुत बड़ी बहुत बड़ी। पूरा हरियाणा, वो तो है ही है कि पूरे हरियाणा से हमारे ही स्कूल की टीम थी। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे ही स्कूल की वहाँ विनर थी। अच्छा। हाँ, सुब्रोतो इंटरनेशनल कप एयर फोर्स कराता है। हाँ, उसमें हमारा गोल्ड मेडल था। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मान रही हूँ। बहुत अच्छा फील हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तब हमारे ग्राउंड की जो ये काया बदली ना, जब ये ग्रीन ग्रास और ये, वो सुब्रोतो कप के बाद ही हुआ, क्योंकि लड़कियां नेशनल में मेडल लेने लगी थी, स्कॉलरशिप बहुत सरकार ने कर दिया था। तो अब मतलब 90% घर जो बने हुए हैं ना, वो लड़कियों की बदौलत ही बने हुए हैं वहाँ पे, जो कच्चे थे और अब पक्के हो गए। और स्थिति ऐसी थी जिनकी रहने लायक नहीं है, वो हाँ, मकान लड़कियों की मेहनत की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स अब इस चीज को मानते भी हैं। तो आप अब बोलते नहीं उनको? आप उस दिन बोल रहे थे कि बेटे के लिए तो हम जूते ला देंगे, बेटियों के लिए अब नहीं। वो लड़कियां मैरिड हैं। अब तो उनको क्या ही बोलना। पर अब पेरेंट्स काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो किसी लड़की की कहानी आप शेयर करना चाहें जिसने आपको बहुत भावुक कर दिया हो? हमारे ना लड़कियां थी, अंजू मंजू नाम था उनका। अंजू मंजू, हाँ, बहुत गरीब घर की थी, बहुत ही ज्यादा। और जैसे ये था कि किसी दिन अगर हमने ग्राउंड ऑफ किया तो वो मजदूरी ही करती थी जाके। अच्छा। हाँ, ऐसी काफ़ी थी लड़कियां, ये भी थी। तो उसका क्या था कि वो लड़की, वो उनकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था, कैंसर है। तब बड़ी दिक्कत आई उन लड़कियों ने, ग्राउंड पे भी आना, घर पे भी काम करना, स्टडी भी करनी, सब कुछ। एक तो ये बड़ा वो था, और एक सबसे ज़्यादा जो हमारे मन को मतलब बड़ा रुलाया उसने, एक लड़की हमारी अंडर 19 नेशनल में खेलने गई हुई थी। तो उसका वहाँ पे गोल्ड आया। जिस दिन वो मेडल आया और जिस दिन उन्होंने वापस आना था, उसी दिन उसके फादर एक्सपायर हो गए। और सोचो कि हम उसको बता नहीं सकते अभी, क्योंकि वो भी रास्ते में थी। फिर हमने ना ऐसे यहाँ बस आ गई, वो बस स्टैंड पे आई अम्बाड़ा से ना, किसी को ऐसे ऊपर फ़ोन करते रहे कि बताना मत, और उसको आप जल्दी जल्दी हमारे यहाँ पहुँचा दो। तो अम्बाड़ा वाले टीम लेके गए हुए थे, अम्बाड़ा वालों ने फटाफट उसको, लड़की को पहुँचाया यहाँ पे, छोड़ के गए बस स्टैंड से। हम लेने गए, वो लड़की हमारे को रास्ते में बड़ा ना पूछती रही, मैडम आप किसी और को तो नहीं ऐसे बस स्टैंड से लेने आए थे, आप मेरे को लेने आए हो? तो मैंने कहा तुम गोल्ड लाए हो? बोले जी पिछले साल भी तो गोल्ड आया था, अभी उनको नहीं लेने आए। उसको नहीं पता था कि मैडम क्यों आई हुई है। तो मैं, नरेंद्र हैं वहाँ पे, और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही उसको लेके आए वहाँ। फिर जाके जो वो सिचुएशन थी, जब उसको वहाँ पे हमने उतारा तो लोग तो इकट्ठे हो ही रखे थे, उसको आ गई समझ। वो भी लड़की है, अब वो लड़की जॉब में है, उसी अपने फादर के बाद उसने ही अपने घर को संभाला है। और अंजू मंजू कहाँ है? वो भी जॉब में है, दोनों जॉब लगी है। हाँ, उनकी शादी हो चुकी है। पर अब तो ठीक है, अच्छा। तो आज अंजू मंजू देख रही हो तो कुछ कहेंगे आप उनको? हाँ, वो तो अच्छा रिगार्ड करती हैं लड़कियां, अच्छी हैं। अंजू तो अब नर्सरी कोच है। अच्छा। तो अभी ये जो चीज़ें आपने बताई, गांव का तो माहौल बदला, गांव के लोगों की सोच बदली, अब तो माहौल पूरे तरीके से जो माता पिता हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बेटियों को आगे बढ़ाने में। अगर मैं आपसे बात करूं तो जब किसी खिलाड़ी को नौकरी मिली, आपकी ग्राउंड की जो प्लेयर रही हैं, आप कैसा महसूस करती हैं जिस टाइम प्लेयर्स आपको आके बताते हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है नौकरी में? हाँ, वो प्लेयर से पहले तो मैं उनकी लिस्ट चेक करती हूँ कि किसका हुआ है। अच्छा। उनको मैं ही बताती हूँ ऑलमोस्ट भी तुम्हारा हो गया। अब थोड़ा सा लाइटर साइड की तरफ आते हैं। जब किसी लड़की का अभ्यास करने का मन नहीं करता ग्राउंड के ऊपर, वो बहाने पकड़ी जाती है। बिल्कुल, 1 ही मिनट में पकड़ी जाती है। कभी किसी को फोन वोन चेक करते हुए, या फिर किसी ने बहाना बना के कुछ और मतलब दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी लड़कियां हैं नहीं वहाँ पे, ऐसी अच्छा, नहीं। अच्छा अच्छा।
वो उनको पहले ही बोल रखे है कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो फाइन होएगा। और अगर कहीं जरूरी है तो तुम फोन करके बता के जाओगे, चाहे अपनी फ्रेंड को बताओ या कैसे भी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नेक्स्ट डे पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट देते थे आप? यही भी बॉल के साथ तुम 2 घंटे तुम आज मैच नहीं खेलोगी, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी, बस रनिंग ही करोगी, ऐसे ऐसे करके पनिशमेंट है। अच्छा। और बाकी जो भी बहाने लगाती थी ना वो हमें पता चल जाता था कि आज ये बहाना ही मार रही है। डरती भी थी लड़कियां आपसे? हाँ, डरती आज तक भी है, चाहे जो जॉब में है वो भी डरती है। क्यों, किस तरीके से डरा के रखते हैं आप? डरा के यूं मतलब यूं है ना कि लड़कियों को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भी, उनको प्यार से भी करना पड़ता है और मार के भी, डांट के भी। वो शायद स्कूल में किसी और से डरती नहीं थी, वो मेरे से डरती थी। तो आपकी इमेज कैसी थी प्लेयर्स के सामने? सख्त कोच की या फिर बहुत पोलाइट? सख्त कोच भी और पोलाइट भी। हाँ, मतलब अब वो जैसे हम इकट्ठे होते हैं बहुत बार, जो जॉब में है लड़कियां ये, तो वो अपने वो शेयर करती हैं। किसी दिन आना आप ग्राउंड पे, वहां पे मैं उनको सबको बुलाऊंगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी थी। जरूर जरूर। तो अभी क्या होता है कि जब गांव में लड़कियां खेल रही होती हैं, आप प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, तो गांव की महिलाएं भी आती हैं कोई टिप्स वगैरह देने के लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आती जरूर है वो। हाँ। बैठी होती हैं। कई बहुत हैं जो आके बड़ा ऐसा इमोशनल सा माहौल बना देती हैं, रोती हैं कि आपने हमारी लड़की को ये कर दिया, वो सेट कर दिया। फिर मैं उनको बताती हूँ भी ये हमने तो चलो जो करा ही है, बच्चे की किस्मत भी तो है ना। और अच्छा, उसने भी तो यहाँ पे बहुत टाइम दिया, बच्चों ने भी तो। मॉर्निंग इवनिंग मतलब सेम मान लो 800 बच्चे स्कूल में हैं, उसमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठ के आ रहे हैं, और 600 ये भी तो है ना जो सो रहे हैं तब तक। सही बात। और उनमें से आपकी बेटी आ रही है, देखो। ये उनके लिए भी है। मदर बहुत हैं जो मतलब बड़ी हेल्पफुल हैं। तो किसी माता पिता ने कभी आपको आके आपका हाथ पकड़ के और बहुत ही भावनात्मक रूप से इमोशनल होके कभी कहा कि आपने हमारी बेटी की जिंदगी बदल दी? बिल्कुल, बहुत कहती भी हैं। और फिर वो पेरेंट्स मतलब मेरे साथ इतने फ्रेंडली हो चुकी थी, मदर स्पेशली, वो अपने घर की सारी प्रॉब्लम बताती थी। मतलब चाहे वो इधर उधर जिससे भी कोरिलेट थी ना, वो बताती थी आगे। बहुत अभी भी फोन पे भी बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। अच्छा। कि अब मैं देखो यहाँ पे हूँ नहीं, ग्राउंड पे भी नहीं जाती। वो नरेंद्र हैं, अश्विनी सर हैं जो मेरे कोच थे, वही करा रहे हैं। पर वो मेरे को टेलीफोनिकली अपने घर की प्रॉब्लम्स अभी भी शेयर करते हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं? जो भी घर में आया, अभी अगर इवन ऐसी भी मैडम इसने धमकाई हो, ये मेरा कहना नहीं मान रहे। घर के सदस्य? पेरेंट्स, मम्मी उनकी। अच्छा। हाँ। और अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम भी शेयर हुई है भाई, मैडम ये ना खाना नहीं खा रही। अच्छा। ये आप इसने कही हो, ये ऐसे नहीं खाती, ये वैसे, ऐसी प्रॉब्लम भी शेयर करती है। तो आपकी बातें मानते हैं फिर वो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ये मेरे लिए ना बड़ी खुशी की बात है कि पेरेंट्स बहुत मानते हैं, कहना बहुत मानते हैं। तो जैसे जीत और हार जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी जीत मिलती है तो कभी हार भी मिलती है। तो जब लड़कियां कभी हार के रोती हैं तो आप कैसे संभालती हैं उनको? नहीं, मैं उनको रोने नहीं देती। उनको ना पहले ही ऐसा फीड कर रखा है कि देखो 2 टीम खेल रही हैं तो जीतेगी तो एक ही ना, दोनों तो जीत नहीं सकती। और तब तक तो डिसीजन ही नहीं दिया जाएगा जब तक एक टीम नहीं जीत जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है आपने। हाँ, उनको पता है कि अगर हम रोए तो मैडम हमारे को चुप नहीं कराएगी, मैडम थप्पड़ मारेगी। उनको ये पता है। अच्छा। नहीं रोते, मेरे बड़े बच्चे नहीं रोते। छोटे तो जो बहुत छोटे होते हैं ना, उनको तो बेचारों को पता नहीं होता। उनको हमें बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। कोई नहीं, अगली बार हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो, उनको थोड़ा ऐसे करना पड़ता है जो छोटे हैं। तो आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो लड़कियों ने कभी कभार ये भी कहा होगा कि मैम बेशक हम मजदूरी करते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे घर मतलब 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम खेल नहीं छोड़ेंगे? हाँ, नहीं छोड़ा भी नहीं है। चाहे मतलब आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि गांव का माहौल आपको पता ही है। मदर को तो होता है कि मेरी बेटी जाए, पर फादर जो है ना, उनको यूँ होता है कि घर पे काम भी करे, ये बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी बेचारी बच्चे ना उन चीज़ों को चोरी छिपे भी आए हैं ग्राउंड पे। अच्छा। बताते थे आप? बताते थे आके भी, मैडम आज मैंने बता नहीं रखा, मेरे को 15 मिनट जल्दी जाना है। अच्छा। पापा के घर आने से पहले ही घर पहुंचना है। तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो सीधे मजदूरी करके या खेत से सीधे ग्राउंड ही पहुंच गई है? बहुत है ऐसी तो।
जैसे मान लो संडे को भी बुलाते थे ना, तो बहुत ऐसे भी, आज तो मैम हमने ना ये तोड़ना है, आलू निकालने हैं, ये करना है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी बहुत हुई हैं। अच्छा। भी कुछ तो छुट्टी ले लेती थी, कुछ फिर वहीं से भाग के आती थी कि हम तो ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, फिर वापस वहीं बेचारों ने जाना। तो उनके पास अच्छी डाइट का, अच्छी सुविधाओं का कोई बहाना नहीं होता था? नहीं, डाइट अब तो देखो, अब तो सरकार डाइट देने लगी है, बहुत लोग भी हेल्प करने लगे हैं। पहले तो वो क्या होता था कि राजस्थान से एक बोरी छोले मंगवा लेने, एक एक मुट्ठी उनको भिगो देने जैसे रात को, तो ऐसे देते थे सुबह। अच्छा। तो अब तो पेरेंट्स भी देने लग गए। पहले तो पेरेंट्स नहीं देते थे, हम खुद ही लाते थे, नरेंद्र ले आया ऐसे करके। तो एक लड़की की बात करें तो खेल उनकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? खेल ने तो बदली है ना उनकी जिंदगी, क्योंकि इनका क्या था कि 12वीं कराएंगे हम और शादी कर देंगे। मतलब एक लड़की है भी, उसके पापा ने आके मेरे को यूं कह दिया था कि अब 12वीं होगी जी, मैं आगे नहीं पढ़ा सकता, मेरी हैसियत नहीं है पढ़ाने की। उसने लिटरली ऐसे हाथ जोड़ दिए थे कि मैं नहीं करा सकता। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा भी आप एक बार फॉर्म भरवा दो कॉलेज का, आगे मैं देखती हूँ। तो FC कॉलेज में मेरी सिस्टर ही थी, फिर उनसे उस कॉलेज की फीस माफ़ कराते थे हम बच्चों की। हॉस्टल में अगर रहते थे तो हॉस्टल वाले भी, मतलब FC कॉलेज ने भी काफ़ी साथ दिया हमारा। अच्छा। उसकी मैनेजमेंट ने उन स्पोर्ट्स वाले बच्चों की सारी हॉस्टल की फीस भी माफ़ थी। अच्छा। खाना फ्री, सब कुछ, बहुत हेल्प करी है। तो वो लड़की आज जॉब में है, वो जिसके पापा ने कहा था कि इसके बाद आगे हमारी हैसियत नहीं है पढ़ाने। उस टाइम सिक्योरिटी देनी थी कॉलेज की, तो 3000 थी, तो बोले जी मैं तो कौन दे सकता हूँ। अच्छा। वो फिर मैंने भरी उसकी सिक्योरिटी, जबकि वो 3 साल बाद वापस मिल जाती है वैसे। तो जब उसकी जॉब लगी ना, उसके फादर और मदर जो वो घर आए और जो वो सीन था, वो बहुत इमोशनल, बहुत ही ज्यादा। ऐसे उसके फादर की आंखों में ऐसे आंसू थे, क्योंकि वो 4 बेटियां ही बेटियां उनकी। तो इन सब चीज़ों पे जिस तरीके से आपने हेल्प की, आपके घर पहुंच जाते हैं माता पिता मिठाई लेके, आपके पास आके इमोशनल भी होते हैं। हाँ जी, हाँ। आपके परिवार का रिएक्शन कैसा होता है? वो भी इमोशनल हो जाते हैं साथ में? हाँ, नहीं वो तो मेरे परिवार ने जितनी मतलब मेरा साथ दिया उतना तो कोई दे नहीं सकता ना। हाँ। कौन चाहेगा कि हमारी बहू सुबह 6 बजे निकल जाए और फिर 11 बजे आए, फिर 3 बजे फिर घर से निकल जाए। हाँ। पर मेरी जो मदर इन लॉ है, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत ही बड़ा। अब हम अगर बात करें बेटियों के पिता की, कोई मजदूर पिता, किसान पिता अपनी बेटी को आपके भरोसे छोड़ के जाता है ग्राउंड के ऊपर, वो वजन कैसा लगता है आपको? नहीं, उस टाइम तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है जब कोई पेरेंट्स आके यूं कह दे कि आपके जिम्मे है जी। हाँ। ध्यान रखियो जी। हाँ। ये वो तो जिम्मेदारी तो बहुत महसूस होती है। यही तो रीज़न है ना कि मैं ग्राउंड पे लड़कों को नहीं कभी आने देती। और इवन जो मंगाली पुलिस है, उनको भी हमने बोल रखा था कि हमारी प्रैक्टिस जैसे ऑफ होती है तो उस टाइम आप अपना एक पुलिस वाला भेज दिया करो गली में, भी कोई बच्चे लड़के वगैरह उस टाइम घूम रहे होते हैं, भी कोई किसी लड़की को कुछ बोले ना, क्योंकि ऐसा एक ही सीन होने के बाद ना पेरेंट्स का दिमाग बड़ी जल्दी पलट जाता है। माहौल ही सारे अवेयर होते हैं ना कि हमारी बच्ची ना ऐसे हो जाए ये वो। और लड़कियों को भी ये पता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैडम हमारे को रखेगी नहीं गेम। ये पहला मैंने कर रखा था, एक तो जो फेल होएगा बच्चा और एक जो इस गलत चीज में पड़ेगा तो वो ग्राउंड पे नहीं आएगा वो बच्चा। तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है ना। किसी लड़की ने आपको आके कहा कभी ग्राउंड के ऊपर कि मैम आज अगर आप ना होती तो हम यहाँ नहीं होते? बहुत कहती हैं ये तो। ये तो मतलब रिगार्ड करती हैं लड़कियाँ, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये ना करा हो। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ हाँ। परिवार को भी आपने अवेयर किया और बहुत भी आगे बढ़ाया। मैं यूँ नहीं कह रही कि अभी भी 100% जो पेरेंट्स हैं वो साथ हैं लड़कियों के, अभी भी हैं कुछ एक जो मदर तो हैं, मदर को तो बेचारियों को यूँ लगता है कि हमारी बेटी सेट हो जाए अच्छे से। और लिटरली आके कई बार जैसे हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो मैं बोलती हूँ ना कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ। फिर लड़कियों को ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ। ऐसा हमें नहीं करना कुछ ऐसा। हाँ। तो तब वो पेरेंट्स बताती भी हैं बहुत, मदर है ना जो, क्योंकि मैं मैक्सिमम मदर्स को ही बुलाती थी। अच्छा। फादर तो ज़्यादा इंटरेस्ट ना लड़कियों में लेते नहीं है गाँव में स्पेशली, आगे बढ़ाने में। हाँ, उनको बस लड़कों की पड़ी होती है कि हमारे लड़के आगे बढ़ जाएं। और अब लड़कियां ऐसे इतनी आगे बढ़ रही हैं तो इंटरेस्ट हो भी रहा है, बहुत है। अब कई जैसे इंटरनेशनल हैं लड़कियां, नेहा वगैरह। नेहा के फादर अब बहुत वो हैं, स्पोर्टिव हैं, शुरू में वो नहीं थी। अच्छा। अब कितनी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी हैं, कितने नेशनल लेवल तक खेले हुए?
वो तो अब कभी ऐसे काउंटिंग करी नहीं है। हाँ। बहुत बच्चे निकल चुके हैं। हाँ। और नेहा तो एक ऐसी लड़की है, अब इस टाइम शायद इंडिया टीम के पास उसके बराबर की कोई लड़की है भी नहीं। अच्छा। लेफ्ट में ना बहुत कम बच्चे होते हैं लेफ्ट आउट। वो खेलती है, तो उसके बराबर का बच्चा कोई है नहीं। बहुत अच्छा खेल रही है वो, बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो कोई यादगार लम्हा उस ग्राउंड का शुरू से लेके आज तक जो आप कभी नहीं भूलेंगे? सुब्रोतो कप में जो लड़की थी सपना, उसके फादर हमारे फाइनल मैच से पहले एक्सपायर हो गए थे। तो उसके घर वालों ने हमें नहीं बताया। अच्छा। मुझे भी नहीं इवन बताया, बच्चे को तो चलो बताना ही कहाँ था भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने उनकी बॉडी को भिवानी हॉस्पिटल में रखा, उधर ही कहीं एक्सीडेंट हुआ था। और फिर हमारी मैच हुआ फाइनल, हम जीते। उसके बाद पार्टी अरेंज कर रखी थी यहाँ पे, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे ये सियाड़बाजी थे, उन्होंने हमारी पार्टी रख रखी थी। वो पार्टी भी हुई। अच्छा। स्कूल में वेलकम हुआ, वो भी हुआ। वो अनजाने में हुआ तो क्या आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था इसलिए किया आपने? हाँ, मेरे को एक्चुअली जो स्कूल में हमारा वेलकम था ना, उससे पहले मुझे पता लग गया था। अच्छा। पर उस लड़की को नहीं बताना था, उसकी मदर ने कह रखा था कि आप बताना मत इसको प्लीज। हाँ। तो पूरा जब हमारा सब कुछ हो गया, लड़कियों ने जब घर जाना था ना, फिर बताया कि उसके फादर, उन्होंने 3 दिन उनकी बॉडी को रखा है एक बेटी की खुशी के लिए। हाँ बहुत वो बड़ा टचिंग था वो सीन। तो अभी मंगाली गांव में जो फुटबॉल का मैदान है उसको संवार दिया आपने, खिलाड़ियों को निखार दिया आपने, बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करवाई हैं आपने बच्चों से। अब क्या सपना है उस गांव को लेके या उस गांव की बेटियों को लेके? अब देखो, मेरी तो ट्रांसफर हो चुकी है, मैं पंचकुला में हूँ, पर मेरा बड़ा जाते हैं आप ग्राउंड पे? हाँ जी, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मैं ग्राउंड पे तो जरूर ही जाती हूँ। तो तब अब नरेंद्र हैं और अश्विनी सर हैं, अब मैडम है वहाँ पे, मंजू मैडम है, वो भी काफ़ी संभाल रही हैं, वहीं रह रही हैं वो भी ग्राउंड मंगाली में। मेरा नाम मंजू है और मैं यहीं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एज ए डीपी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आप पहले से भी देखते आ रहे हैं और अब भी, पहले जैसे मैडम ने और सर ने इस गेम को प्रमोट किया था, और अब मैं यहाँ पिछले 4 साल से कंटिन्यू हूँ। तो यहाँ से बहुत से बच्चे निकले हैं और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और स्टेट लेवल के तो हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी बच्चे यहाँ से निकले हैं। और मंगाली गांव का तो काफ़ी से पहले से ही नाम भी है कि यहाँ मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं और गेम में तो है ही, क्योंकि मैंने नहीं देखा यहाँ कोई इंटरनेशनल प्लेयर कोई लड़का होगा, लेकिन हमारे लड़कियाँ जरूर यहाँ से इंटरनेशनल के लिए, हमारे देश के लिए खेली हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट भी है। और हम लड़कियों आगे आ रही हैं, पेरेंट्स भी उनमें सहयोग करते हैं, तो अपने आप को खुश नसीब भी महसूस करते हैं कि हमारी बेटियां आज इस लेवल पे हैं। 2005 में हमारे गांव में इस खेल की शुरुआत हुई थी, जब सुखिंदर मैडम एक डीपी के तौर पर हमारे इस गांव के स्कूल में आए थे। तो वो खुद एक राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल के खिलाड़ी रहे थे, तो उनको भी ये था कि मैं एक लड़कियों की टीम और अच्छी तैयार करूं। तो उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर मैदान बनाना शुरू किया। ये मैदान नहीं था पहले, बड़ी झाड़ियाँ और बड़ा बुरा हाल था इसका, ये एक्चुअली में शमशान घाट था। उसके बाद में मैडम जो है वो सुबह 6 बजे ग्राउंड के ऊपर आ जाते थे और दोपहर को 11-12 बजे जाते वापस, फिर शाम को 4 बजे फिर वापस आते थे। जब पहले शुरू किया तो 7 से 8 बच्चे इस ग्राउंड के अंदर हमें मिल पाए थे। तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते 2 या 3 साल बाद हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप जीते। उससे बच्चों में थोड़ा सा उत्साह और बढ़ा। वहाँ टी शर्ट मिली थी बच्चों को, तो उस टी शर्ट मिली तो पेरेंट्स और भी जागरूक, बच्चों को कुछ मिल रहा है खेल के दौरान, तो उन्होंने और बच्चों को भेजना शुरू किया। 2010-11 में हम स्टेट चैंपियनशिप जीते। उस स्टेट चैंपियनशिप जीतने के बाद में हमारे गांव में बच्चों का खूब जोरदार स्वागत किया गया और लगभग 7 से 8 घंटे गांव वालों ने बच्चों को गांव में पूरे ढोल ढमाकों के साथ में घुमाया था। उसके बाद एक लहर सी बन गई फुटबॉल की। मेरा नाम परीक्षा है, तकरीबन मेरे को 9-10 साल हो गए खेलते हुए, और मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी और इस स्कूल में ना मेरे सीनियर्स को देख के मैंने खेलना शुरू किया। मेरे सीनियर्स आते थे और उन्होंने अपनी उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, इंडिया लेवल तक भी खेली है, तो उनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिली। उसके बाद मैंने खेलना शुरू किया। उसके बाद मैं नेशनल्स भी खेल ली, यूनिवर्सिटीज़ भी खेल ली, और आज खेल के बेस पे मैं एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ
और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ड्रीम पूरा हुआ है तो आपका सबका भी ड्रीम पूरा होगा। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपनी जैसे पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। तो आप मतलब किस तरीके का सपना देख रही हैं उस गांव के लिए? सपना तो बस मेरा यही है कि यहाँ से फुटबॉल ना बंद ना हो, बस हाँ। कंटिन्यू रहे हमेशा। क्योंकि कोच साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं वो, फिर नरेंद्र बहुत मेहनत कर रहा है, अब मैडम है वहाँ पे, डीपी मैडम है मंजू, वो भी मेहनत कर रही हैं, वहीं पे रह रही हैं वो। तो मुझे ये है कि ग्राउंड कभी बंद ना हो, मैं आऊँ ना आऊँ, पर लड़कियाँ निकलती रहनी चाहिए यहाँ से। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने अनुभव शेयर किया है उसको सुन के हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जिस तरीके से मेहनत की है आपने, उन खिलाड़ियों ने, गांव वालों ने जो सहयोग दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बस चलता रहे, भगवान से यही दुआ है, ग्राउंड चलता रहे। जो प्लेयर्स खेल रही हैं वो मंगाली फुटबॉल मैदान पे, वो लड़कियां सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, किसी मजदूर की उम्मीद है, किसी किसान का सपना है, और सुखविंदर कौर मैम के लिए वो पूरा संसार है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरी तो यही दुआ है, चलता रहे ग्राउंड। थैंक यू सो मच।